गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? ओवेरियन सिस्ट वो कंडीशन होती है जिसमें ओवेरियन यानी कि ओवेरी में सिस्ट बन जाते हैं। ओवेरियन सिस्ट वो कंडीशन होती है जिसमें ओवेरी में सिस्ट बन जाते हैं। अब सिस्ट क्या होता है? सिस्ट का मतलब होता है कोई गांठ या शेक और पॉकेट नामक स्ट्रक्चर बन जाना जिसमें कि फ्लूइड भरा रहता है। तो सिस्ट का मतलब क्या होता है? सेक या पॉकेट नामक स्ट्रक्चर बन जाना जिसमें फ्लूइड भरा है। तो ओवेरी के अंदर कोई सेक या पॉकेट नामक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें फ्लूइड भरा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को ओवेरियन सिस्ट बोलेंगे। अब अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो दीज आर द स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सेक दैट डेवलप इन ए ओमन ओवेरीज, यानी कि ओवेरी के अंदर छोटे छोटे क्या बने? फ्लूइड से भरे हुए सेक बने हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को ओवेरियन सिस्ट बोलेंगे। तो ओवेरी के अंदर छोटे छोटे अगर फ्लूइड से भरे हुए सेक बन रहे हैं तो उस कंडीशन को ओवेरियन सिस्ट बोला जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो मोस्ट ओवेरियन सिस्ट प्रेजेंट लिटिल और नो डिस्कम्फर्ट एंड हार्मलेस, यानी कि जो ओवेरियन सिस्ट के जो ज़्यादातर केस है वो बिना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये नो डिस्कम्फर्ट और हार्मलेस वाले केस होते हैं। बट सम केसेज, किंतु कुछ केसेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लीडिंग एंड पेन वाली जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। और उन ब्लीडिंग और पेन की वजह से फिर क्या करना पड़ता है? सर्जरी में भी रिक्वायर्ड, तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। और सर्जरी में टू रिमूव सिस्ट, और उन सिस्ट को रिमूव किया जाता है। तो ये तो बात इसके डेफिनेशन की हुई। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोजेज या रिस्क फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट, यानी कि किसी फीमेल को अगर पहले ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हुई है तो इन फ्यूचर उसको दोबारा से ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में जो हार्मोन है उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में यानी कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो अगर कहीं और जाकर ग्रोथ कर रही है, अब वो ग्रोथ अगर ओवेरीज पर आकर कर रही है तो उसके कारण ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो हार्मोन इम्बैलेंस। और हार्मोन इम्बैलेंस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बीच में अगर इम्बैलेंस हो गया है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल के बीच में अगर इम्बैलेंस है तो उसके कारण भी ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी एंड अर्ली मेंस्ट्रुएशन। अर्ली मेंस्ट्रुएशन में अगर किसी गर्ल्स को बिफोर 11 ईयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो उसके कारण भी जो ओवेरियन सिस्ट है वो हो सकता है। तो ये तो बात हुई इसके कोजेज या रिस्क फैक्टर की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। और टाइप्स में सबसे पहले हम फंक्शनल सिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शनल सिस्ट क्या होता है? सेक और पॉकेट आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ ओवेरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज फंक्शनल सिस्ट, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के समय ओवेरीज पर क्या बन रहे हो? सेक और पॉकेट बन रहे हो, तो उस कंडीशन को कैसे बोलेंगे? उसको फंक्शनल सिस्ट बोलेंगे। तो ओवेरी पर अगर सेक और पॉकेट बन रहे हैं और उस सेक और पॉकेट के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल रिस्पॉन्सिबल है तो उसको फंक्शनल सिस्ट बोलेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो फंक्शनल सिस्ट आर यूजुअली हार्मलेस, रेयरली कॉजेज पेन एंड डिसअपियर ऑन देयर 2 और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ये कैसा होता है? ये हार्मलेस होता है और ज़्यादा सीवियर पेन कोज नहीं करता है। और ये जो सिस्ट बना है ये डिसअपियर हो जाता है कब? ऑन देयर 2 और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 2 या 3 तीसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ये उसके साथ ही डिसअपियर हो जाता है। तो जो सिस्ट बना है वो डिसअपियर हो जाएगा 2 और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। अब अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो जो फंक्शनल सिस्ट है वो फिर से 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। तो फंक्शनल सिस्ट कितने टाइप में क्लासिफाइड होता है? 2 टाइप्स में। एक होता है फॉलिकुलर सिस्ट और दूसरा होता है कॉर्पस लूटियम सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट क्या होता है? यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिफोर 14 डेज से पहले अगर सिस्ट बन रहा है तो उसको कौन सा सिस्ट बोलेंगे? फॉलिकुलर सिस्ट। और अगर आफ्टर 14 डेज सिस्ट बन रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो उसको कौन सा सिस्ट बोलेंगे? उसको कॉर्पस लूटियम सिस्ट बोलेंगे। अब फॉलिकुलर सिस्ट क्या होता है? इन मोस्ट केसेज फॉलिकल और सेक ब्रेक ओपन एंड रिलीज एन एग, यानी कि अगर बात करें तो ओवरी के द्वारा फॉलिकल्स बनाए जाते हैं और उन फॉलिकल्स के अंदर ओवम होता है, एग होता है। अब 12 से 14 डेज के बीच में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स मैच्योर हो गए उन फॉलिकल्स पर आकर अटैक करता है और उनका ब्रेक डाउन करता है और उनके ब्रेक डाउन से ओवम रिलीज होता है।
ये तो एक नॉर्मल बात हुई। बट इफ़ द फॉलिकल डज नॉट ब्रेक ओपन, यदि फॉलिकल्स जो ग्रोथ कर रहे हैं, मेच्योर हो गए हैं, अब वो अगर ब्रेक नहीं होंगे तो उनमें क्या होगा, द फ्लूइड इनसाइड द फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स है उनके अंदर क्या जमा हो जाएगा, फ्लूइड जमा हो जाएगा, और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को फॉलिकुलर सिस्ट बोलेंगे। यानी कि जो ओवरी के द्वारा जो फॉलिकल्स बनाए गए थे, वो फॉलिकल्स लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। उनकी ग्रोथ के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उनकी लगातार ग्रोथ कराता रहता है। अब 12 से 14 डेज की अगर बीच की बात करें तो उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उनको रप्चर करता है जो मेच्योर हुए हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, और उससे एग या ओवम का रिलीज कराता है। बट अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो उनको ब्रेक कर रहा था या रप्चर कर रहा था, अब अगर फॉलिकल्स का रप्चर ना हो और फॉलिकल्स लगातार ग्रोथ करते रहे तो उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको फॉलिकुलर सिस्ट बोलेंगे। और ये कंडीशन कब है, बिफोर 14 डेज। तो बिफोर 14 डेज कौन सी कंडीशन, फॉलिकुलर सिस्ट। अब बात करते हैं आफ्टर 14 डेज कॉर्पस लूटियम सिस्ट। कॉर्पस लूटियम क्या होती है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे वो ग्राफियन फॉलिकल्स जो आप फिर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। आफ्टर 14 डेज जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे वो डिजोल्व हो जाते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाते हैं। अब कॉर्पस लूटियम सिस्ट में क्या देखने को मिलेगा, जो फॉलिकल्स सेक जो डिजोल्व होकर कॉर्पस लूटियम बना रहे थे, कब, आफ्टर 14 डेज, या जो एग या ओवम रिलीज हुआ था उसमें। बट इफ़ द सेक डज नॉट डिजोल्व, यानी कि जो फॉलिकल सेक थे वो डिजोल्व ना हो, एंड द ओपनिंग ऑफ द फॉलिकल सील एडिशन फ्लूइड कैन डेवलप इनसाइड द सेक, यानी कि एक के रिलीज के बाद भी वो डिजोल्व नहीं हो रहे, और उन डिजोल्व में वो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनमें फ्लूइड का इकट्ठा हो जाएगा, और फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को कॉर्पस लूटियम सिस्ट बोलेंगे। तो कॉर्पस लूटियम सिस्ट कौन सी कंडीशन होती है, यानी कि जो फॉलिकल्स डिजोल्व होकर ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलने थे आफ्टर जो ओवम रिलीज, वो अगर उसमें नहीं बदलते और लगातार ग्रोथ करते रहते हैं तो उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और उस कंडीशन को कौन सी कंडीशन बोलते हैं, उस कंडीशन को कॉर्पस लूटियम सिस्ट बोला जाता है। तो ये तो फंक्शनल सिस्ट के टाइप्स के बारे में बात हुई। अगले अगर टाइप्स देखें तो सिस्टेडेनोमास टाइप्स। सिस्टोडेनोमास में क्या देखने को मिलेगा, नॉन कैंसीरियस ग्रोथ दैट कैन डेवलप ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ओवेरी, यानी कि जो ओवेरीज होती है उन ओवेरीज के आउटर साइड पर ग्रोथ देखने को मिलती है उसकी सेल में, और ये ग्रोथ नॉन कैंसियस, यानी कि कैंसर वाली ग्रोथ नहीं होती है, ये नॉन कैंसरियस ग्रोथ होती है जो ओवेरी की सेल है उनकी। तो उसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे, उसको सिस्टेडेनोमास कंडीशन बोलेंगे। तो ये तो बात हुई सिस्टेडेनोमास की। अब बात करते हैं डर्मोइड सिस्ट के बारे में। तो डर्मोइड सिस्ट में क्या देखने को मिलेगा, सेक लाइक ग्रोथ ऑन द ओवेरीज दैट कैन कंटेन हेयर, फैट एंड अदर टिश्यू, यानी कि जो हेयर, फैट और अदर टिश्यू की जो सेल है वो अगर आकर ओवेरी पर ग्रोथ करने लग जाए और वहाँ पर सेक नामक स्ट्रक्चर बना ले और उनमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो उस कंडीशन को कैसी कंडीशन बोलेंगे, उसको डर्मोइड सिस्ट बोलेंगे। तो हेयर, फैट और अदर टिश्यू की सेल अगर आकर ओवरीज पर ग्रोथ कर रही हैं तो उसको डर्मोइड सिस्ट बोला जाता है। तो ये तो इसके टाइप्स के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम के बारे में। तो ओवेरियन सिस्ट में कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, सबसे पहले अगर बात करें तो एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। दूसरे अगर उसकी बात करें तो पेल्विक पेन देखने को मिलेगा। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो पेन विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेन देखने को मिलेगा। चौथे अगर पॉइंट की बात करें तो प्रेशर ऑन रेक्टम एंड ब्लेडर, जो रेक्टम और ब्लेडर है उस पर प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ओवेरी है उस ओवेरी में सिस्ट बन चुका है और वो फ्लूइड से भर चुके हैं, तो वो फ्लूइड जो है वो कंप्रेस करेंगे उसके पास वाले ऑर्गन को, जिसके कारण जो पास वाले ऑर्गन है उनमें प्रेशर देखने को मिलेगा। और पास वाले कौन कौन से ऑर्गन में, रेक्टम और ब्लेडर के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा। पांचवें अगर पॉइंट की बात करें तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जो हार्मोन डिस्टर्बेंस हो गया है इसके कारण जो मेंस्ट्रुअल है वो उसमें हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। छठे पॉइंट की अगर बात करें तो ब्रीस्ट टेंडरनेस देखने को मिलेगा। ब्रीस्ट टेंडरनेस क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन के इम्बेलेंस के कारण, एस्ट्रोजन के अगर डिस्टर्बेंस या इम्बेलेंस हो गया है तो उसके कारण जो ब्रीस्ट है उसके अंदर टेंडरनेस देखने को मिलेगा। अगर सातवें पॉइंट की बात करें तो नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो इसके साइन सिम्टम हुए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेलुएशन इसके लिए करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन,
दूसरे की अगर बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी, तीसरे की अगर बात करें तो सीटी स्कैन एंड एमआरआई, चौथे की अगर बात करें तो बायोप्सी में जो ओवेरीज है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो लेप्रोस्कोपी में जो इंटरनल ऑर्गन है उनका विजुअलाइजेशन देखा जाएगा। अगर अंतिम पॉइंट की बात करें तो CA-125 ब्लड टेस्ट करेंगे। CA-125 क्या होती है? ये एक प्रोटीन होती है और ये इस प्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर चेक किया जाता है। अगर इस प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो किसको डिटेक्ट करेगा? वो ओवेरी के अंदर कैंसर को डिटेक्ट करेगा। तो CA-125 में क्या देखते हैं? एक प्रोटीन है जिसका ब्लड के अंदर लेवल चेक करते हैं। अगर इसके नॉर्मल लेवल की बात करें तो इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 0 से 35 यूनिट पर ml के बीच में इसका नॉर्मल लेवल होता है। अब अगर बढ़ा हुआ लेवल आ रहा है तो वो किसको डिनोट करेगा? वो ओवेरी के अंदर कैंसर को डिनोट करेगा। तो ये तो बात हुई इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स देंगे उसको। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो एसिटामिनोफेन ड्रग्स देंगे। एसिटामिनोफेन के अलावा पेन के लिए उसको नारकोटिक ड्रग्स देंगे। नारकोटिक के अलावा जो चौथा पॉइंट है, ए वार्म बाथ एंड हीटिंग पैड अप्लाई टू द लोअर एब्डोमेन नियर द ओवेरीज टू रिलैक्स टेंस मसल्स एंड रिलीव क्रैम्पिंग। यानी कि उसको वार्म बाथ के लिए बोलेंगे या फिर उसको हीटिंग पैड यूज़ करने के लिए बोलेंगे। कहाँ पर? नियर एब्डोमेन पर, जिससे क्या मिलेगा? ओवेरीज में रिलैक्स मिलेगा। जो ओवेरीज के जो टेंस मसल्स थी या ओवेरीज में जो टेंडरनेस देखने को मिल रही थी उससे रिलैक्स मिलेगा और जो क्रैम्प हो रहे थे उस क्रैम्प से भी रिलीव देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हुई इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले ओवेरियन सिस्टेक्टोमी। ओवेरियन सिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं? इसमें रिमूव करते हैं जो सिस्ट है उसको विदाउट रिमूविंग ऑफ ओवेरी। यानी कि इसमें ओवेरी को बिना ओवेरी को रिमूव किए हुए जो सिस्ट है उसको निकाला जाता है। तो बिना ओवेरी को रिमूव किए हुए अगर हम सिस्ट को रिमूव कर रहे हैं तो उसको ओवेरियन सिस्टेक्टोमी बोलेंगे। दूसरे की अगर बात करें तो पार्शियल ओपोरेक्टोमी। पार्शियल ओपोरेक्टोमी में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ द सिस्ट एंड ए पोर्शन ऑफ द ओवेरी। यानी कि जो ओवेरी के जिस पोर्शन पर जो सिस्ट बन रहे थे उन सिस्ट के साथ साथ ओवेरी के उस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं तो उसको पार्शियल ओपोरेक्टोमी बोला जाएगा। तो सिस्ट के साथ साथ किसको? ओवेरी के कुछ पोर्शन को अगर रिमूव कर रहे हैं तो उसको पार्शियल ओपोरेक्टोमी बोला जाएगा। अब अगर तीसरे सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो साल्पिंजो ओपोरेक्टोमी यानी साल्पिंजो जो फेलोपियन ट्यूब को डिनोट करता है। तो साल्पिंजो ओपोरेक्टोमी में किसको रिमूव करेंगे? रिमूवल ऑफ द सिस्ट, ओवेरीज एंड फेलोपियन ट्यूब। यानी कि अगर हम सिस्ट और ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब को एक साथ रिमूव कर रहे हैं तो उसको साल्पिंजो ओपोरेक्टोमी बोलेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ ही आपका ओवेरियन सिस्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।